इन सब चीज़ों के बारे में, बाजार में जो जो फैक्टर्स एट प्ले हैं इस समय और किस तरह से आप पोर्टफोलियो रन करना चाहिए, क्या हो रहा है बाजार में, इन सब बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आज शामिल हो रहे हैं। विराज मेहता, इक्वेरिस कैपिटल के विराज पीएमएस अपना हेड करते हैं और मिड और स्मॉल कैप एंड ऑफ द मार्केट को बहुत ही ज़्यादा क्लोजली मैग्नीफाइंग ग्लास से क्वालिटी स्टॉक्स मिड और स्मॉल के रिस्की जोन से निकालते रहते हैं। विराज, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपका पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है? अगर सीएजीआर रिटर्न्स की बात करें तो किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है लास्ट 1 ईयर में कंपेयर टू स्मॉल कैप इंडेक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट अजय फॉर आपके शो में बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड आपको बहुत बहुत बधाइयाँ फॉर स्टार्टिंग अ वेरी न्यू चैनल एंड गिविंग अ न्यू पर्सपेक्टिव आपके सारे व्यूअर्स के लिए। सो लास्ट 1 साल की बात करें तो आवर फंड इज अप लाइक 110% compared to some 90% of the index। पर 1 साल एक बहुत ही आई थिंक एक गलत टाइम फ्रेम है देखने के लिए कि क्या एक पीएमएस या फंड कर सकता है। आई थिंक एक 3 to 5 ईयर व्यू अगर अपन लेते हैं तो ओवर 5 ईयर्स हमारे फंड ने 32-33% CAGR रिटर्न दिया है कंपेयर टू द इंडेक्स विच इज जिसने आई थिंक अराउंड 14-15% दिया है। सो हमने इंडेक्स से डबल से भी ज्यादा किया है। बट आई थिंक किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को 3-4 साल के नजरिए से देखना चाहिए, तभी आपको थोड़ा सही जजमेंट मिल पाएगा उस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का। तो किस तरह के प्लेज इस समय आप ओवरवेट हैं अपने पोर्टफोलियो में? मैंने कुछ नज़र दौड़ाई थी तो आप होम इम्प्रूवमेंट पे लग रहा है काफ़ी ओवरवेट खेल रहे हैं, और हमने देखा भी बहुत होम इम्प्रूवमेंट रिलेटेड एलाइड रियल एस्टेट टाइप के कंपनीज, इलेक्ट्रिकल कंपनीज, प्लाईवुड कंपनीज, वो सब के मैनेजमेंट्स काफ़ी बुलिश कमेंट्री भी दे रहे हैं। आप इस थीम को कैसा खेल रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में? सो हम ये सोच रहे हैं कि कोई भी वी आर बिलीवर्स इन मीन रिवर्जन एंड कैपिटल रिटर्न्स। सो एक सेक्टर जिसमें 7-8 साल से कुछ नहीं हुआ है, अगर आप देखें तो अब अगर अप मूव चालू होता है एट अ बिजनेस लेवल, स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट अगर बिजनेस लेवल में सिग्निफिकेंट अगर अप मूव चालू होता है तो वो अप मूव 4-6 महीने नहीं रुकता है, वो फिर 2-3 साल चलता है। और फिर उसमें अगर आप देखें तो देयर आर सेवरल वेज टू प्ले। आप होम इम्प्रूवमेंट, जैसे हम केबल एंड वायर कंपनी ओन करते हैं, आप केबल एंड वायर कंपनी देख सकते हैं, आप लैमिनेट देख सकते हैं, आप एक्चुअली होम कंपनीज को लोन दे सकते हैं, ऐसी कंपनीज दे सकते हैं। तो रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर हो गया। बट हमको लगता है कि ऐसे काफी सारे सेक्टर्स हैं कि जहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है 6-7 साल तक, वहां पे काफी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। जब आप ऐसे स्टॉक्स देखें तो आप टूरिज्म देख सकते हैं, आप सीमेंट देख सकते हैं, आप कैपिटल गुड्स देख सकते हैं, ईपीसी देख सकते हैं। बेसिकली अगर आप फैंसी सेक्टर्स में नहीं जाते हैं और ज्यादा ओवर पे नहीं करते हैं तो यहाँ से भी नेक्स्ट 3-4 साल में अच्छे रिटर्न बन सकते हैं, ये हमारा मानना है। जी बिल्कुल। विराज, साथ ही आप ये भी बताइए कि ओवरऑल भी अगर हम देखें बाज़ार में, जाहिर सी बात है मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। एंड एक जो लेफ़्ट आउट की फीलिंग है वो भी कहीं कहीं कॉर्नर्स में सुनाई देती है। कई लोग हैं जो साइड पर बैठकर यही सोच रहे हैं कि अरे मैंने तो बहुत पहले, इनफैक्ट पिछले हफ्ते मेरी एक इन्वेस्टर से बात हो रही थी और वो यही कह रहे थे टाटा मोटर्स और रिलायंस पे कि मैंने तो बहुत पहले बेच दिया था। मैंने कहा मुनाफे में बेचा वही काफ़ी है, लेकिन उनको ये अफसोस था कि बहुत पहले बेच दिया था और वो फिर से एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे थे। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे इस समय? लगता है कि ऐसा थोड़ा सेक्टर वाइज या ऐसे पहले जिनको छूट गया है वो ऐसा कर सकते हैं कि दे शुड एसेंशियली डू एन एसटीपी investment over next few months and try and take entry into the market at multiple price points and do dollar cost averaging I would say 6 months। ये बेस्ट तरीका है rather than अभी घुस जाए एक साथ। विराज, साथ ही आपको लगता है कि बिकॉज मार्केट ने एक इतना अच्छा रनअप दिया है, इतना अच्छा मोमेंटम दिया है, एंड जाहिर सी बात है अर्निंग्स आर सपोर्टिंग, लेकिन एक छोटा मोटा सा डिप या फिर करेक्शन जो कि शॉर्ट टर्म हो सकता है ड्यू टू मे बी ग्लोबल ट्रिगर और मे बी डोमेस्टिक, लेकिन वो आ सकता है जिसमें फिर से बाइंग के मौके ढूंढे जाएं या अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए?
मुश्किल है कि नेक्स्ट 2-3 महीने में क्या होगा, बट माय पॉइंट इज दैट एवरी प्राइस पॉइंट अगर आप देखें तो जो चीजें मार्केट को पता है, जैसे कि चाइना फैक्टर हो गया या टेपरिंग ऑफ फेडरल रिजर्व हो गया, उन चीजों से ज्यादा करेक्शन आने के चांसेस नहीं है। जो चीज एक्चुअली मार्केट को नहीं पता है, अगर उसमें से कुछ प्ले आउट होता है, कि जैसे अभी मुझे लगता है कि मार्केट को बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कोरोना वायरस की थर्ड वेव आएगी या कोई और रिस्क जो ग्लोबली हो सकता है और जो आज आपको और मुझे किसी को नहीं पता, वो रिस्क अगर प्ले आउट होता है तब आप जैसे हमने बोला कि अगर आप छूट गए हैं पहले, तो आप जैसे ओवर 6 मंथ्स हर महीने 15% अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करते रहे। अगर ऐसा कभी कुछ प्ले आउट होता है तो तब थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट कर दीजिए, बट ऐसा टाइम करने जाना मार्केट को थोड़ा सा मेरे हिसाब से फ्यूटाइल है, स्पेशली अगर आपका होराइजन थोड़ा सा लंबा है, 4-5 साल से ज्यादा है। विराट, साथ ही क्योंकि हम जानते हैं कि अर्निंग्स एक बड़ा ट्रिगर है जिसके चलते कंजम्पशन स्टोरी अब वापस आ रही है। आप रियल एस्टेट के फिगर्स देखें तो जिस तरह की रजिस्ट्रेशन फिगर्स देखने को मिली है नवरात्र में मुंबई में, वो एक बड़ा इंडिकेशन देता है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के रिजल्ट जैसे आते हैं, लग रहा है कंज्यूमर इज किंग और कंज्यूमर वापस आ रहा है। आप इस थीम पर क्या मानते हैं? कौन कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक्स आपको पसंद होंगे? तो आपने बहुत सही बोला कि कंजम्पशन हैज टू पिक अप एंड विल पिक अप, बट इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो किसी को भी समझना चाहिए। वो है कि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है या इनपुट प्राइसेस है, वो काफी सारे सेगमेंट में सिग्निफिकेंटली पिकअप हुए हैं। तो अगर आप देखें कि बीट रियल एस्टेट जैसे स्टील सीमेंट के दाम बढ़े हैं, या बीट एफएमसीजी की जहाँ पे फूड पाम ऑयल, मतलब एवरी काइंड ऑफ रॉ मटेरियल हैज पिक्ड अप सिग्निफिकेंटली। एंड ये एफएमसीजी कंपनीज के लिए बहुत मुश्किल है या कंज्यूमर कंपनीज के लिए बहुत मुश्किल है सिंगल स्ट्रोक में ये सब प्राइस इंक्रीज पास ऑन करना। तो हमको लगता है सम ऑफ दीज कंपनीज विल फेस अ चैलेंज एंड टेक अ हिट इन टर्म्स ऑफ देयर मार्जिन्स। एंड जब इन सब के वैल्यूएशन काफी एलिवेटेड है अभी, तो थोड़ा सा रिस्क अवर्स रहना चाहिए इन सब सेक्टर्स में जहां पे रॉ मटेरियल की मार पड़ सकती है। इनफैक्ट हम बोलेंगे कि जहां पे ये इन्फ्लेशन अच्छा है, कि जैसे मटेरियल प्रोड्यूसर्स, इन सब में यू शुड एक्चुअली लुक एट इन्वेस्टिंग rather than directly investing into companies which sell consumer goods, because they may face raw material challenge which will affect their gross margins and EBITDA margins in the near term. आप अहमदाबाद में बैठते हैं। अहमदाबाद मैनचेस्टर की तरह बोला जाता है, वहाँ पे टेक्सटाइल और गारमेंट कंपनीज बहुत अच्छा कारोबार कर रही हैं। सेम गोज फॉर केमिकल्स, केमिकल हब है आपका पूरा अहमदाबाद बड़ौदा बेल्ट। आप इन दोनों सेक्टर्स में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज एनालाइज कर रहे हैं? क्योंकि हम जब एक्सपोर्टर्स से बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं स्वीट स्पॉट में है, गारमेंट एक्सपोर्टर्स भी और केमिकल कंपनीज भी। केमिकल थोड़ा चल चुकी हैं, गारमेंट और टेक्सटाइल शायद ज़्यादा चले नहीं है। आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज को इस एरिया में? आप बहुत सही बोल रहे हैं कि केमिकल कंपनीज आर इन अ मल्टी ईयर स्वीट स्पॉट फॉर श्योर। और इसमें ये भी हुआ है कि दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ मार्जिन बेनिफिट ड्यू टू चाइना गोइंग आउट। जो प्राइसेस पे प्रेशर था एंड प्राइसेस पे, वो थोड़ा कम हुआ है, जिनकी वजह से इन सब के मार्जिन काफी हद तक बढ़े हैं। आप बेसिक केमिकल्स से लेके स्पेशलिटी केमिकल्स तक देख लीजिए। पर अगर आप आज की तारीख में देखें तो कोई केमिकल कंपनी ऐसी बची नहीं है कि जिसका मार्जिन प्ले आउट नहीं हुआ है, एक आध दो को छोड़ के, और जिसका वैल्यूएशन रन अप नहीं हुआ है। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छे पोजीशन में है टू टेक एडवांटेज ऑफ इट सिचुएशन, बट वो कितना प्राइस में फैक्टर्ड इन है वो भी अपने को देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से केमिकल्स में काफी हद तक प्ले आउट हो चुका है। जहां तक गारमेंटिंग और टेक्सटाइल की बात है, आप बहुत सही बोल रहे हैं कि finally I think after 4-5 years of downturn, this is the first year of big upturn textile is seen. I think 2011 जैसा, जो 2011 में companies made as much cash flows as they did in 5 years put together before that. I think this is going to be one such year where some of these manufacturers, especially I would say yarn manufacturers, will make significant money. बट ऐसे टाइम में अपने को प्योर प्ले यार्न नहीं देखना चाहिए। जो फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लेयर्स हैं, जो यार्न से लेके फैब्रिक से लेके गारमेंट तक बनाते हैं,
एंड गारमेंट हमारे हिसाब से इज अ फार बिगर अपॉर्चुनिटी। तो आप देखिए बहुत सारे लोग एक्सपैंड कर रहे हैं गारमेंट में, आपका केपीआर से लेके आपके गोकुलदास से लेके बहुत सारे लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। और हमने जो यूरोप के साथ एफटीए टाइप इसका होगा तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा ये गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स पे। तो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स बी इट नेचुरल और सिंथेटिक इज अ प्लेस दैट समवन शुड लुक एट रादर देन प्योर प्ले यार्न इज व्हाट वी थिंक। बात वापस से एक बार आप जरा समझाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि 2011 में उसके प्रीसीडिंग 5 साल में जितना प्रॉफिट्स बनाया था इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी, तो उन्होंने 2011 के एक साल में बना लिया, और उस तरह की सिचुएशन शायद प्ले आउट वापस से हो सकती है। तो आपको वो जो 2011 इक्विवेलेंट है वो कौन सा लगता है, 2022 या 2023? 2022। राइट। तो ये साल जो है टेक्सटाइल ईयर्स के लिए बम्पर हो सकता है, और उम्मीद तो ये भी होगी फिर हाई प्रोबेबिलिटी की 2023 में वो टेपर नहीं हो जाएगा, वो लेवल्स मेंटेन रहेंगे। मुश्किल है। अगर आप हिस्ट्री देखें तो इस तरीके के प्रॉफिट्स कभी भी मेंटेन नहीं रहते, विच इज वाई एग्जैक्टली अभी अपने को यान प्लेयर्स नहीं देखने के, बिकॉज आई थिंक बहुत लोगों को पता है ये बात कि इनके बम्पर प्रॉफिट्स रहने वाले हैं, इसीलिए स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। बट जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है, आई थिंक वो मोर स्ट्रक्चरल स्टोरी है, वो 5 साल तक चलेगी यहाँ से, बिकॉज आई थिंक वी आर बिकमिंग मोर कॉम्पिटिटिव इन गारमेंट्स, because that is the space China has vacated, and the market is so huge that both we, Vietnam and Bangladesh, we can all coexist and grow significantly from here, which is why हमको लगता है कि garmenting as a space is a far better space to be present in rather than yarn, जिसमें एक साल का बम्पर प्रॉफिट आएगा फिर पता चला कि नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट गिर गए। तो ये तो ट्रेड हो गया ना कि आज ले लो फिर 2 क्वार्टर के नंबर आए फिर बेच दो, ऐसा इसको हम इन्वेस्टिंग तो बोलेंगे नहीं। तो हम ऐसा बिलीव नहीं करते, हम ऐसी स्टोरीज में रहना चाहते हैं जहां 3-4-5 साल में 3-4-5 गुना पैसा बने। सो दैट इज द काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग वी वांट। राइट विराज, साथ ही मेटल स्पेस पर आप क्या नजरिया रखेंगे? हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बेस मेटल के प्राइस रिकॉर्ड स्तर पर है, इस साल की शुरुआत से हमने मेटल में एक अच्छा बुल रन देखा, और बहुत बार ऐसी डिस्कशन भी हुई कि शायद बुल रन एक लास्ट फेज में है मेटल्स के लिए, लेकिन लगातार कोई ना कोई क्यूज बने हुए, चाहे वो एनर्जी और पावर क्राइसिस के चलते हो। आप क्या देख रहे हैं, क्या ये फैक्टर्स आगे क्या प्ले कर सकते हैं, और मेटल कितने समय तक बुल रन में रहेगा? तो बहुत मुश्किल है कि मेटल कितने समय तक बुल रन में रहेगा, बट अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो स्टील का जो साइकिल रहता है वो काफी शॉर्ट रहता है और काफी वॉलेटाइल रहता है, जबकि नॉन स्टील जो साइकिल रहता है कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, इनके साइकिल काफी लंबे रहते हैं। इनके साइकिल मतलब स्टील का अगर 2 साल का साइकिल रहता है तो इनके साइकिल 5 साल के रहते हैं, और वो ज्यादा लंबे चलते हैं और लेस वॉलेटाइल रहते हैं कि भाई इनके प्राइसेस स्टील की तरह मतलब 25-30% 2 महीने में फ्लक्चुएट या 1 महीने में फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, जनरली स्पीकिंग ओवर लास्ट 30-40 इयर्स। तो अगर स्टील बहुत ज्यादा चल चुका है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस प्राइसेस की बात करो, स्टॉक की बात नहीं करो, बट अगर स्टील के दाम बहुत बढ़ चुके हैं विच इज अफेक्टिंग द एंड कंजम्पशन, आई वुड नॉट बी अ बायर इन स्टील, but I would rather be a buyer in non-steel, which is aluminium or copper. And we are owners of हमारे पास एक स्टॉक है जो ग्लोबली CPC जो aluminium में लगता है, कैल्सिफाइड पेट्रोलियम को, उसका लार्जेस्ट प्लेयर है ग्लोबली। सो आप डायरेक्टली भी कॉपर या एल्यूमिनियम ले सकते हो, या जैसे रिफ्रैक्टरीज हो गया या उसके other materials which are used as let's say reactors or catalyst agents, आप ऐसा कुछ भी ले सकते हो। So multiple ways to play this theme. I think direct steel is probably the most avoidable out of all the themes that you talked about. विराज, आपने कहा कि कुछ ऐसे अननोन फैक्टर्स जो कि मार्केट के रडार पर नहीं हो सकता है उससे थोड़ा बहुत बाज़ार को ध्यान रखना चाहिए। आपने कोविड थर्ड वेव की बात की, सिमिलरली क्रूड और उस पर जिस तरह का मूव अभी देखने को मिल रहा है, आई मीन $85, $84, यू नो, अब $90 की भी बात हो रही है, इस तरह के कई हमने रिपोर्ट्स भी देखे हैं। आपको लग रहा है कि एज अ मार्केट एंड एज एन इकोनॉमी वी आर प्रिपेयर टू हैंडल क्रूड बियॉन्ड 90 अगर वो सस्टेन बेसिस पे चला वहाँ पे? तो
I think you're right कि I think ये थोड़ा this is the peak that our economy is kind of primed to absorb, because इसके बाद क्या होगा कि कंज्यूमर के भाव इतने ज्यादा बढ़ते रहेंगे तो सरकार को under the pressure has to reduce their excise and cess which they have imposed on petroleum products. इससे इनका कलेक्शन थोड़ा सा कम होगा which will affect their spending power. So मेरे को लगता है ये $80-90 तक ठीक है, बट अगर उससे ज्यादा बढ़ता रहता है तो देयर कैन बी आई वुड से अ स्लाइट पुल बैक इन द रिकवरी जो हमें इतनी फास्ट अभी देखने को मिल रही है, वो शायद थोड़ी देर के लिए डिले हो जाए। बिल्कुल। अब एक रिफॉर्म्स पर भी बात कर लेते हैं विराज। हमने देखा एयर इंडिया में सरकार ने जिस तरह से तेज़ी से फाइनली आई वुड से इट्स ऑफ देयर बैक, और ये एक बहुत अच्छा मैसेज भी इससे गया है जहाँ तक डाइवेस्टमेंट का सवाल है, या फिर जो हमेशा सरकार कहती आई है दैट मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम इंटरफेरेंस। ये एक ऐसा ट्रिगर है, और इस पर क्या आपने कुछ अपने पोर्टफोलियो में रणनीति बनाई है जो डाइवेस्टमेंट के कैंडिडेट्स हैं या फिर रिफॉर्म्स के कैंडिडेट्स हैं उस बकेट को लेकर? So first of all, I think congratulations to Government of India for getting this done. Air India probably was the most difficult divestment to happen. तो इन्होंने ये करके दिखाया है। अभी बाकी बहुत सारे डाइवेस्टमेंट है वो इससे काफी लेस चैलेंजिंग है। आपका BML हो गया या जो बाकी सब भी है वो काफी लेस चैलेंजिंग है compared to Air India because of the number of employees and the stickiness of the employees. तो मैं बधाई देना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये करके दिखाया है उन्होंने, which also paves the way for future divestments that I feel हमारे पास अभी पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं है। इन जनरल मुझे लगता है कि काफी डिफिकल्ट है ये थीम प्ले करना, बिकॉज अगर ये डिले हो जाता है एंड हम पब्लिक मनी मैनेज करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये प्ले करना। बट अगर आप पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं तो आपको देखना चाहिए ऐसा कुछ। बट kudos to Indian government for really getting it done. It's a big monkey off the back of Indian taxpayer. चलिए विराज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और इट वाज अ प्लेजर आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। और एक चीज़ अजय विराज ने काफ़ी अच्छी कही कि आई डेंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, लेकिन उन्होंने खुद ही इस्तेमाल कर दिया, मंकी इज़ ऑफ आवर बैक, जो एयर इंडिया को लेकर उन्होंने बात कही थी।